हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज का थॉट है सुपने वो नहीं होंगे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ हैं। सुपने तो वो होंगे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ नहीं देंगे। समझ गए ना बेटा। जे नंबर ਲੈਣੇ है तो नींदा ਨੂੰ त्याग दो तो अपने नोट्स बनाओ, अच्छी तरह उन्होंने लर्न करो। उस तो बाद सारे क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ MCQs हैगे ने ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। सपने ਤਾਂ ही सच होंगे जे मेहनत करांगे। सो सोना तो सारी ज़िंदगी हुई है, थोड़ा जिहा टाइम अपनी पढ़ाई लिए कढ़ लो बेटा, ठीक है। सारी ज़िंदगी ऐश करूँगे। अज जिहड़ा असीं टॉपिक करना है ना राजे, वो साडा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलैक्ट्रॉनिक्स के विच तुहानूं इस करंट बारे बिल्कुल सारा कुछ पता होना चाहिए है। सो असीं पहलां वीडियोज़ दे विच कर चुके हैं मीन वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ AC। अज मैं तुहानूं कराना बेटे जदों AC कल्ले रजिस्टेंस विचों पास कर दी है फिर की हुंदा है, ठीक है। असी बैटरी की जगह पर हुण AC का ऑसीलेटर लगाना है जिस जो अल्टरनेटिंग करंट आवे, ठीक है। फिर असी इदां ही इंडक्टर के केस च देखांगे पास करके AC वोल्टेज की हुंदा है ना। फिर असी करांगे कैपेसिटर के केस च इंडिविजुअली कल्ले कल्ले विचों ये 3 पोर्शन बननगे अज साडे टॉपिक ते। तो पहला मैं रजिस्टेंस की गल करांगी, है ना। AC पासिंग थ्रू रजिस्टेंस ओनली। फर्स्ट टॉपिक है मेरा AC थ्रू रजिस्टेंस। सिर्फ रजिस्टेंस है सर्किट दे विच, होर कुछ नहीं है बेटा। फिर तुहाडा किस तरह का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो मेरा मतलब कि ई तुसीं जिहड़ी दे रहे हो दैट इज़ साइनोसोइडल, है ना। जिहड़ी आपां इंस्टेंटेनियस EMF लै रहे हैं वो मैं इत्थे देवांगी रजिस्टेंस नूं। फिर असीं फाइंड आउट करांगे करंट कितना आया, है ना। फिर असीं देखांगे करंट ते EMF दे विच फेज़ रिलेशन कितना आया, करंट लीड कर रहा है या EMF लीड कर रही है। इस तरह असीं ये वाला आर्टिकल अपना सारे करांगे, ठीक है। सब तो पहला तुसीं की करना है, सर्किट डायग्राम बना लो सारे बच्चे। उहदे विच की करना है, लेट अस कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग resistance R and alternating voltage E is supplied to this resistance, okay। current here ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ E is equal to let ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ EMF ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ AC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ AC ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ E नॉट sin ओमेगा T। ये जी तुहाडी AC है वो रजिस्टेंस तक जा रही है, ओके। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ देखो रजिस्टेंस ते करंट का EMF के नाल की रिलेशन होएगा। तुसी सारिਆਂ ने ओम्स ला किया होया है ना, स्टडी करंट वास्ते सी वो। तो ओम्स ला असी इत्थे यूज़ करांगे। वी नो दैट V इज़ इक्वल टू RI, और इस केस के विच जिहड़ी अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज़ E। सो आई विल राइट हियर E is equal to RI. From this relation I can find I. I is equal to E upon R means E की वैल्यू पुट कर दो राजे, E नॉट साइन ओमेगा T डिवाइडेड बाय R, ठीक है। हुण जे तुसी E नॉट अपॉन रजिस्टेंस करोगे, है तो वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस ही है, करंट बनेगा। ये केड़ा करंट बनेगा, जे मैं पीक वोल्टेज लै रही हूँ तो पीक करंट आएगा। सो इट इज़ I नॉट sin omega T। this value is obtained here। हुण जिहड़ा अगली चीज़ है आप देखना है I नॉट ते E नॉट है जिहड़े इन्हां दा फेज़ रिलेशन क्या है ना। जिहड़े I ते E साडे कोल बने हैं इन्हां दा फेज़ रिलेशन क्या है। हुण फेज़ रिलेशन बारे मैं तुहानूं नोट्स भी नाल दिते हुए ने बेटा, सारे बच्चे लिंक तो देख लो, उन्होंने कॉपीज़ ते नोट कर लो। देखो उहदे विच लिखिया होया कि फेज़र डायग्राम की हुंदा है, इन्हां दा फेज़ रिलेशन की है ना। सो अगे इस तो बाद असीं लिखिया सी फेज़ रिलेशन। फेज़ रिलेशन नूं रिप्रजेंट किद्दां करदे है ना। पहलां तां देखो फेज़ मैं तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ा एंगल हुंदा उहनूं असीं फेज़ बोलदे हैं, ठीक है ना। ये फेज़ है उहदा, ये भी एंगल ओमेगा T है। जिहड़ी असीं EMF भेजी वो भी एंगल ओमेगा T है। कोई डिफरेंस है इहदे विच? कोई डिफरेंस नहीं है। सो E एंड I इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज़, ओके। यही मैं लिखा है तो अगर क्वेश्चन आ जाता 1 नंबर का, इन केस ऑफ ओनली रेजिस्टेंस वट इज़ फेज़ रिलेशन बिटवीन करंट एंड EMF, then you will write phase of current and EMF is same, they are in same phase, okay। so ये तो आ गया तो रिजल्ट। उस तो बाद आंदा बेटा फेज़र डायग्राम। देखो फेज़र डायग्राम तो डरना नहीं है, कुछ नहीं है ये। आप इनू की करते हैं फेज़र डायग्राम भी आप फेज़ रिलेशन ही शो करने हैं। तुसी सारे एक्सिस नूं तो जानते हो भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਐਕਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ EMF ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, E0 ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਆ E0 ਨੂੰ ਇਸ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ E0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਤਲਬ E0 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਆ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ E0 sin omega t। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ I0 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿ omega t ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਮੀਨਸ I0 ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਪੋਨ R ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ I0 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ I0 sin omega t। ਸੋ ਇਸ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ AC ਸੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ AC ਥਰੂ ਇੰਡਕਟਰ। AC ਥਰੂ ਇੰਡਕਟਰ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆਏ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੇਸ। ਇੰਡਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ L। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਲਗਾਤੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ L। EMF ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ E0 sin omega t। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ EMF ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ -LdI/dt। ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -LdI/dt। ਇਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF, ਓਕੇ, ਇਨ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ L ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, I ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ I ਤੇ E ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ E ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈਡ EMF ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ -E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ E ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ DI ਕੱਢਾਂਗੇ। DI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫੋਰ ਸਮੋਲ ਇੰਟਰਵਲ DT। ਕਿੰਨਾ DT ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ DI ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅਪੋਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ DT। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? E/LDT। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, E ਦੀ E0 sin omega t upon L into dt। ਦਿਸ ਇਜ਼ DI। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਲ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀ ਗੈਟ DI ਦਾ ਤਾਂ I ਆ ਗਿਆ, E0 upon L, these are constant, so we will take out of integral, then sin omega t dt। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, sin omega t ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਇੰਟੈਗਰਲ? ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ sin ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -cos omega t divided by omega। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ E0 upon omega L into -cos omega t। ਇਹ ਹੈ I। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਫੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ E ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ E0 sin omega t।
ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਈ ਨੋਟ ਅਪੋਨ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2। याद है सारिਆਂ ਨੂੰ साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 करांगे ਤਾਂ माइनस कॉस थीटा आएगा ਉਹਦਾ आंसर। ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ मैं नहीं डिटेल 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए जे असी इनू पाई बाय 2 ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा। क्लीयर है। ਹੁਣ ਆ ਵੀ साइन है, आ भी साइन है, ਇੱਥੇ आई सी, ਇਹਨੂੰ मैं आई नॉट लिख ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है ना। हुण देखो फेज़ का कितना फर्क पै गया, इत्थे की हो गया पाई बाय 2 पिछे चल रहा है करंट। मीनस फेज रिलेशन जो पूछ लिया इन केस ऑफ इंडक्टर वी विल से दैट करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय एंगल पाई बाय 2। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। जे तुसी फेजर डायग्राम बेटा ड्रॉ करोगे तो की करना है उस केस दे विच, तुसी ई नूं उदां ही ई नॉट नूं रिप्रजेंट करो पहला एरो दे नाल। फेजर डायग्राम रिलेशन तो बच्चे याद ही रखना है कि पाई बाय 2 का आ गया ना। जो तुसी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो तुसी की करना है, ई नॉट आ रिप्रजेंटेशन हो गई, ओके। आ जिहड़ी वैल्यू है दैट इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई दी रिप्रजेंटेशन ए तो पिछे पाई बाय 2 दे फेज का आ शो हो रहा है ना, ये तो 90 थल्ले नूं, मतलब करंट ये तो घट भी है। आई नॉट एरो छोटा रखांगे और ए वाला जिहड़ा एंगल है इन्हां दोनों लाइनां दे विच वो 90 डिग्री है। ਇਹਦਾ मतलब करंट EMF नूं लैग कर रहा है, पिछे चल रहा है बाय एंगल पाई बाय 2। EMF इत्थे पहुँचेगी, करंट इत्थे पहुँच जाएगा, EMF इत्थे पहुँचेगी, करंट इत्थे, पाई बाय 2 पिछे ही रहेगा हमेशा। ठीक है बेटा। सो ये तुहाडे कोल आ गया हुण इहदी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लीयर है बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है। असी आई नॉट लिखता, असी ई की वैल्यू भी लिख दी। क्लीयर है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, EMF ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਜ਼, ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡਕਟਰ ਕਰੰਟ ਲੈਗਸ ਬਿਹਾइंड EMF ਥਰੂ ਐਂਗਲ पाई बाय 2। नैक्सट केस है बेटा कैपेसिटर का। कैपेसिटर नाल भी तुसी सब ने डील किया होया फर्स्ट यूनिट के विच, तुहानूं सब नूं पता है कैपेसिटर की हुंदा है, पता है ना बच्चे। सो हुण असीं की करना है, अपने सर्किट के विच इंडक्टर की कॉइल कढ दो, की लगाना है दैट इज़ कैपेसिटर। जे नींद आ जाती है बिच मूँह धो लिया करो, कुछ खा लिया करो, ओके बेटा। लेकिन ये सारे बच्चों ने समझना है। सी so we get here this is C कैपेसिटर। क्लीयर है। EMF फिर वही रखांगे असी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इन केस ऑफ कैपेसिटर असी करंट किद्दां कढदे हां राजे, कि जिहड़ा तुहाडा कैपेसिटर है जे तुसीं उहदे च करंट कढना है, सानूं पता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ फाइंड आउट कर लो कि ਇਹਨੇ dt टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ। I ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਚਾਰਜ, ओके। सो ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ charge dq is stored in capacitor in time dt। सो तुहाडा जिहड़ा रिलेशन हुंदा बेटा V इज इक्वल टू दैट इज़ Q अपॉन C। ये असी कैपेसिटर का वोल्टेज के नाल रिलेशन किया होया है ना। सो इत्थे फिर वोल्टेज साडी की है, E है, वोल्टेज तो E है, असी लै रहे हैं। इत्थे आ गया तुहाडा Q अपॉन C, कैपेसिटेंस C हो गई। जदों तुसी Q कढोगे तो ये बन गया C इंटू E, या इनू लिख सकते हैं C E नॉट साइन ओमेगा टी। हुण असी की कढना है करंट। सो करंट की आएगा तुहाडे कोल, करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इट मीनस डेरिवेटिव ऑफ E नॉट साइन ओमेगा टी।
ओके हुण इहदे विचों ई नॉट तां है कॉन्सटेंट बाहर लिख लो साइन दा डेरीवेटिव हुंदा है कॉस ओमेगा टी नाल आएगा ओमेगा इत्थे सी जिहड़ा वो नाल नाल चल रहा है सी ई नॉट है सी ई नॉट ठीक है असी इस टर्म नूं किद्दां लिख सकते हैं बेटा असी लिखांगे आई इज़ इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा ते सी इनू मैं 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दिता बेटे क्योंकि ओमेगा सी उपर है ना ये मल्टीप्लाई असी तो बनाना है किसी तरह भी रेजिस्टेंस बन जाए असी आई नॉट की फॉर्म च इनू लिखिए सो वी गेट हेयर कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हुण फिर फेज डिफरेंस दस्सण लई कॉस नू साइन चेंज करो है ना कॉस नू साइन चेंज किद्दां करांगे इनू तो मैं आई नॉट लिख दिता कॉस नू जे मैं हुण साइन चेंज करांगी तो मैं इनू π/2 माइनस ओमेगा टी लिखांगी क्योंकि इत्थे कॉस पॉजिटिव है साइन सानू पता है सैकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होएगा सॉरी प्लस लिखांगे है ना सैकेंड क्वाड्रेंट आ गया तो ये पॉजिटिव है इट मीनस इत्थे आई इज़ इक्वल टू जे मैं ये नाल ही लिख देवां आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 करंट ते EMF नू देखो हुण फेज दे विच की फर्क है जिहड़ा करंट है वो लीड करन लग गया इनू EMF नू ठीक है ना बेटे सो जदों तुसी हुण फेजर डायग्राम बनाना है हुण तुहाडा करंट अगे जाएगा जिथे तुसी ई नॉट दा एरो रिप्रजेंट करोगे उस तो π/2 अगे जाएगा आ तुहाडा EMF है ओके ये हो गया सी ई नॉट साइन ओमेगा टी दे नाल नोट कर दें जिहड़ी आई नॉट है ये तो π/2 अगे जे आ ओमेगा टी है तो इस तो π/2 अगे नू जाएगा मीनस इत्थे और वैल्यू थोड़ी जी घट इहदे नालों आई नॉट ओके ये हो गया तुहाडा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्लीयर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ देखो जिद्दां जिद्दां ई मूव करती जाएगी जे ई इत्थे आ गया आई ने इत्थे पहुँच जाना ई इत्थे आ गया आई ने इत्थे पहुँच जाना हुण की है इहदे विच फेज रिलेशन फिर आई लीड्स द EMF बाय एंगल π/2 देखो फेज डिफरेंस दोनों केसिस दे विच π/2 ही रहा है π/2 ही आ रहा है ना बेटा लेकिन जिहड़ा तुहाडा इंडक्टर दा केस सी उहदे विच करंट पिछे EMF अगे है ना तो जिहड़ा कैपेसिटर का केस सी उहदे विच करंट अगे आ गया EMF पिछे रह गई सो ये चीज़ां तुसी अपने दिमाग 'च बिठा लैणियां ने उस तो बाद हुण जिहड़ा मैं टॉपिक की गल करनी है वो है तुहाडी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ठीक है तुहाडे नोट्स दे विच मैं टॉपिक्स दे नाल ही डिस्कस किया होया है तो इत्थे हुण क्योंकि उन्हां दा क्वेश्चन अलग आएगा एक अलग क्वेश्चन बनता है उहदे बारे मैं गल करांगी जदों हुण असीं इंडक्टर दा केस कीता बेटे रेजिस्टेंस तो चाहे तुसी AC च करो चाहे तुसी DC करंट लैके करो R की वैल्यू वो तो सेम ही रोल करेगा रिस्ट्रिक्शन वही फ्लो है जो करंट फ्लो दे विच चाहे AC का केस है चाहे DC का केस है ना R जिहड़ा है वो सेम रहेगा वो चेंज नहीं होता लेकिन इंडक्टर के केस मैं की किया जे तुसी ध्यान नाल पिछे अपने नोट्स देखोगे तो तुसी देखोगे मैं जदों आई बनाया सी मैं ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इनू मैं आई नॉट लिख दिता सी देख लिया सारे बच्चों ने इट मीनस हुंदा की है ओम्स ला की कहता है कि जिहड़ा करंट है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होंदा है ना सो इत्थे मैं इस चीज़ नू रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ किया मैं अपना फॉर्मूला बना ली की किया इनू मैं रेजिस्टेंस लिया मैं इनू असी XL दे नाल नोट करते हैं और इनू रेजिस्टेंस नहीं कहना हुण असी है तो रिस्ट्रिक्शन ही है फ्लो दे विच ठीक है लेकिन इसका नाम की है इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस तो बदल के रिएक्टेंस रख दिता क्योंकि रेजिस्टेंस तो साढ़े कोल R पहला ही है ना सो जे दी डेफिनेशन आएगी तुसी यही लिखोगे इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द इंडक्टर ठीक है बेटा सो ये यूनिट्स भी रेजिस्टेंस वाले ही होंगे सिर्फ नाम ही चेंज किया है ना रेजिस्टेंस के यूनिट तो ओम ही होंगे है जे रिस्ट्रिक्शन है यूनिट भी ओम ही रहने हैं उस तो बाद आ जाता हूँ ये XL की वैल्यू है ओमेगा L ये तो बड़े इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन निकल रहा है कि इंडक्टर के विचों AC वधिया ढंग नाल पास हो सकती है कि DC मतलब जो सानू AC करंट ज़्यादा चाहिए असीं इंडक्टर लगावांगे या सानू DC करंट ज़्यादा चाहिए तो इंडक्टर लगावांगे है ना वो देखो हुण जे मैं DC की गल करां
AC ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ DC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫॉर DC ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 ਪਾਈ ਮਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। DC ਲਈ ਮਿਊ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ DC ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਊ ਇਜ਼ 0। ਜੇ ਓਮੇਗਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ XL ਪੂਰਾ ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, है ना। XL 0 हो गया। जे XL 0 है मतलब करंट के रस्ते कोई रुकावट नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ करंट है इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आसानी नाल पास कर जाना है। सो DC ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ ਰਸਤਾ है ना। DC ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੇਅਰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਬਿਕਮ 0 ਫॉर DC। डायरैक्ट करंट जितों भी चाहिए उत्थे असी इंडक्टर यूज़ करना है कि वो बिना किसी रुकावट तो सीधा निकल जाए। ठीक है बेटे, उत्थे इंडक्टर यूज़ होएगा। अगला केस है हुण जिहड़ा मैं तुहाडी गल करनी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। उहदे विच की है, जदों मैं कैपेसिटर वाला केस कीता सी राजे, उदों मैं आई नोट नूं की लिखिया सी E नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। देख लो नोट्स तुहाडे कोल है ना, मैं ये लिखिया सी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ रेजिस्टेंस का काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है 1 अपॉन ओमेगा C। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ XC ਨੂੰ ਫਿਰ रेजिस्टेंस नहीं कहोगे, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कहोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर वही, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ करंट है थ्रू कैपेसिटर, यूनिट ये भी ओम ही होंगे, है ना। हुण देखो ये केस की बनना है, DC ਲਈ कैपेसिटर अच्छा है कि नहीं है ना। DC चो खुशी खुशी जाता है कि कल्ले इंडक्टर चो ही जाता, वो किद्दां देखांगे। फिर वही गल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, बट फॉर DC जे डायरैक्ट करंट लेंदे हो तो म्यू 0 है, दिस इंप्लाइज ओमेगा भी 0 है। सो XC कितना आ गया, इनफिनिटी, है ना। जे XC इनफिनिटी आ गया, इट मीनस की होएगा इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि DC नूं अंदर तो उन्हें वड़ने नहीं देना, कुंडा खोलना ही नहीं उन्हें, DC जिन्नियां मर्जी टक्कर मारी जाए, है ना। सो डायरैक्ट करंट नूं जिथे असी ब्लॉक करना है, सानू नहीं चाहिए, उत्थे असी की लगावांगे, कैपेसिटर लगावांगे। जिथे डायरैक्ट करंट चाहिए है सानू, उत्थे असी इंडक्टर लगावांगे। बाकी फ्रीकुएंसी ते डिपेंड करता है AC दी ते, है ना। सो ये चीज़ां याद रखनियां ने। हुण क्वेश्चन किद्दां आ जांदे आ पेपर दे विच, क्वेश्चन पूछते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स DC वाई, कैपेसिटर DC नूं क्यों रोकता है, तो तुसी ये सारी चीज़ लिखनी है, क्योंकि कैपेसिटिव दी रिएक्टेंस इन्नी होंदी है। सो DC वास्ते इनफिनिटी हो जाती है, इस करके रोकता है। वाई इंडक्टर गिव्स ईजी पाथ टू DC, उहदा आंसर ये लिखना है सारा। इस तरह के क्वेश्चन बेटे, बाकी फेज रिलेशन ते तां आई जाते हो, तुसी कर ले सारिਆਂ ने। चलो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं टॉपिक क्लीयर हो गया होना है बेटा। जे फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।